अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि अब आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं जो लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, और साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वो भी ज्वाइन करें ताकि आप हमारे इस लाइव सेशन का हिस्सा भी बन सके और साथ ही साथ जो है आप न्यूज़ से भी अपडेटेड रहें। और जो है नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च बशारतुल्लाह साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। और उनसे आज हम पूछेंगे कि जो है साल शुरू हुआ, वैसे तो शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई, लेकिन आज इतना खतरा क्यों आ गया मार्केट में, तो जरा से इनसे जानेंगे। तो चलें, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप सर, खैरियत से? बस बिल्कुल ठीक है। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे ही साल शुरू हुआ बहुत अच्छा लगा, बड़ी पॉजिटिव रही मार्केट, लेकिन आज अचानक से क्या हो गया, आज इतनी खतरनाक क्यों हो गई है मार्केट कि जो है लोग डर गए हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि क्या वजह है, क्या एकदम से वॉल्यूम तो सही थे मार्केट के, लेकिन एकदम से आइटम कैसे नीचे आ गए, तो थोड़ा सा इसके बारे से बताइए। हम्म, नहीं, आई डोंट थिंक सो कि घबराने वाली बात है। इट्स नॉर्मल कोर्स फॉर द मार्केट। इतना बाजार बड़ी है और नए हाई पे आई है। सो इट्स प्रिटी नेचुरल। देयर विल बी सम स्विच ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। वो चलती रहेंगी। और यानी जिस इंडेक्स आइटम्स में अगर मिसाल आज भी एफएफसी और ईएमपी और बैंक्स, ये तीन डोमिनेटिंग सेक्टर्स हैं, इनमें मूवमेंट आती है तो इंडेक्स इन्फ्लुएंस होता है। बट एट द सेम टाइम कल भी हमने देखा था कि ब्रॉडर एक रैली चली थी। सिवाय यानी उसमें ठीक है, ऑब्वियसली एफएफसी वाज एट द फोर फ्रंट इंडेक्स पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन में। लेकिन बाकी नंबर ऑफ आइटम्स विच हैव लोअर वेट ऑन इन द इंडेक्स, लेकिन उनमें काफ़ी अच्छी खासी अप्रिसिएशन हुई थी। और सिमिलरली आज भी हुआ था। आज ईएनपी सेक्टर वाज डाउन। बाकी तो यानी एफएफसी में एंग्रो और वो आइटम, बिकॉज ऑफ दैट डीमर्जर, उनके वो कुछ चीज़ें चल रही उसकी वजह से उनमें अप्रिसिएशन थी। लेकिन यह है कि वो प्रॉफिट टेकिंग कुछ सेक्टर्स में हुई है। और वो हम आगे जाते हुए ये चीज़ अब देखेंगे, देयर विल बी लाइक रिलेटिवली हायर वॉलेटिलिटी, क्योंकि एक सर्टेन लेवल पे बाजार आई है और स्टॉक्स भी एक नए लेवल पे आए हैं। सो वन शुड बी रेडी फॉर दिस वॉलेटिलिटी, बट एज फार एज द आउटलुक इज कंसर्न वो पॉजिटिव है। सही। सर, थोड़ा सा ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से जानना चाहूंगी कि जैसे आजकल मीडिया पे काफी ज्यादा जो है उसमें एक हाइप क्रिएट हुई हुई है थोड़ा सा उसके फ्रॉड का, तो क्या लगता है कि इस चीज का असर मार्केट लेगी, थोड़ा सा इस सेक्टर के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा? नहीं, वहाँ पे चीज़ें इस मेनली तो न्यूज़ ड्रिवन, तो उसमें जो भी इम्पैक्ट आता है वो तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ऑयल सेक्टर में भी जो देखने वाली है, वो आप देखें कि अभी क्वार्टरली हाफ ईयरली रिजल्ट्स आएंगे दिसंबर के। दैट हम्म। इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे ही अनाउंसमेंट आती है, वन शुड बी रेडी फॉर दोज थिंग्स, बिकॉज दैट विल की फंडामेंटल डेवलपमेंट। तो उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एंड सम ऑफ द रिजल्ट्स विल स्टार्ट कमिंग इन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। सही। सर, थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर के हवाले से बताइए कि बैंकिंग सेक्टर को आप किस तरह से देख रहे हैं, और जो है मजीद जो है ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मजीद आने वाले टाइम में मजीद इनके जो इंटरेस्ट रेट है उनमें कमी आएगी। तो बैंकिंग सेक्टर को ऑल ओवर आप कैसा देख रहे हैं? अभी उसमें तो नेगेटिव डेवलपमेंट, पिछले हफ्ते टैक्स में 5% इजाफा हुआ, 39 से 44 पे। हम्म। और टोटल टैक्सेशन उनकी 54 हो गई है, तो दैट सर्टेनली इट्स नेगेटिव न्यूज। डिस्पाइट दिस नेगेटिव न्यूज, इनकी शेयर प्राइस में इंक्रीज आया था। उसे वो दैट इंक्रीज इज बिकॉज ऑफ दैट रिमूवल ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू एडवांस डिपॉजिट रेशो। तो वो खत्म होने के बाद थोड़ा सा मार्केट ने पॉजिटिव रिस्पांस किया है। लेकिन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। गवर्नमेंट ने खुद बताया कि 70 बिलियन एक्सेस टैक्स हमें बैंक से मिलेगा। सो वो एक चीज है। तो उस पे थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को दे नीड टू बी वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। उनके रिजल्ट सबसे पहले बैंक्स के ही आएंगे, जनवरी के महीने में एंड में आना शुरू हो जाएंगे। सो लेट्स सी। लेकिन
पिछले साल के प्रॉफिट्स तो अच्छे रहे हैं, 9 महीने तक तो काफी अच्छे थे। सो हम्म। इन्वेस्टर विल बी लुकिंग एट फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स एंड गोइंग फॉरवर्ड, फिर एक्सपेक्टेशन क्या बिल्ड होती है अगले साल में। सही। और सर ये रिकोडिक की जो न्यूज़ थी उसमें क्या फर्दर डेवलपमेंट है, थोड़ा सा इसके हवाले से। अभी उस पे फिलहाल अपडेट तो नहीं है, बस सिवाय ये है कि एक दिन खबर आई थी कि 15% वो डील हुई है, फिर उन्होंने कहा कि अभी उस पे बात चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुई। है। तो दैट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द फाइनल कंफर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सही। जी, यहाँ पर जो है आप लोग अपने सवाल कर सकते हैं। जी रऊफ महमूद साहब, आपका सवाल है, सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैडम साहबा। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन है ऑक्टोपस के बारे में सर। ऑक्टोपस को आप किस तरह से देख रहे हैं सर? उसके क्या टारगेट हो सकते हैं? और सर सरले के बारे में भी गाइड कर दें, मेहरबानी है सर, शुक्रिया। हाँ, इस पे इतनी अपडेट तो अभी फिलहाल, एक मिनट यार जी जी सर। हाँ, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे तो हम बेसिकली लाइक जब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, आई आई ऑलवेज रिकमेंड कि उसमें पहले से कई चीज़ें प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, सिवाय उनकी उन चीज़ों की जो कंपनी खुद अनाउंस करती है कि दीज आर द प्रोजेक्ट्स दे आर हैंडलिंग। तो अब जिस तरह दिसंबर का महीना है, उनके दिसंबर के आप रिजल्ट्स को देख लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बिफोर मेकिंग एनी फर्दर एलोकेशन इन अ स्टॉक। तो वो ज़्यादा बेहतर टाइम पीरियड होगा। As far as Searle is concerned, I think लाइक अभी खैर मैं इस पे हमारी अपनी फेयर वैल्यू जो इसकी है, उससे ये जरा ऊपर ट्रेड हो रहा है। फार्मा सेक्टर में हमें अच्छी कंपनीज नजर आती हैं जो अंडर वैल्यूड है, लेकिन Searle एट दिस पॉइंट इन टाइम इज स्लाइटली ओवर वैल्यूड कंपेयर टू लाइक जो हमारी अपनी फोरकास्ट है। लेकिन मार्केट उसको रेट कर रही है तो लेट इट बी। लेकिन ये है कि हमारी अपनी फोरकास्ट है कि इसकी फेयर वैल्यू जो अभी करंट प्राइस है उसे नीचे होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली सर कितना हो, अंदाजा बता दें। यानी अराउंड हमारी अपनी फेयर वैल्यू फोरकास्ट इज अराउंड 90 रुपीज। ठीक है सर, थैंक यू सर, शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया रोग साहब। अच्छा, और किसी के सवाल है तो काइंडली आप लोग जरा जल्दी जल्दी अपने सवाल कर लें, क्योंकि फिर एंड में सवाल आते हैं तो वो कवर नहीं हो पाते। अच्छा जी, मोहम्मद इरफान इकबाल, आप अपना सवाल करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम, एफएससी के बारे में पूछना था। ये 410 की मेरी बाइंग प्राइस है, तो इसका एडवाइस जरा कर दें। नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे तो एफएफसी फेयर वैल्यू के अंदर है अभी भी। इसके एनुअल रिजल्ट्स आएंगे, डिविडेंड भी एक्सपेक्टेशन भी है, अर्निंग भी अच्छी होगी। तो फेयर वैल्यू में तो गुंजाइश है। फेयर वैल्यू यानी कंसेंसस, अगर मैं फेयर वैल्यू की बात करूँ, इट्स लाइक बिटवीन 450 to 500 रुपी। यानी अगर आप एवरेज फेयर वैल्यू निकाल लें कई ब्रोकरेज हाउसेस की, तो फेयर वैल्यू अपसाइड इज देयर। रिसेंटली प्राइस ये 435 तक गया था, करेक्शन भी हुई, अराउंड 17-18% प्राइस गिरी थी। तो अभी 2 दिन से तो थोड़ी बहुत रिकवरी आई है। तो फेयर वैल्यू के लिहाज से ठीक है। कोई इतनी उसमें नेगेटिव अनाउंसमेंट नहीं है, या डेवलपमेंट फिलहाल कोई चीज आई नहीं है। अनटिल अनलेस कोई चीज आती है, गैस प्राइस रिविजन एफएफसी के लिए आता है, दैट विल बी द मेन नेगेटिव ट्रिगर। अभी तक उसकी कोई सच कोई नई अपडेट नहीं है कि वो अनाउंसमेंट आने वाली। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद नादिर साहब, आप अपना सवाल कीजिए। मैं अपना नंबर मिला रहा था। अच्छा सर, मेरा ये प्रश्न था कि किस सेक्टर के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज है जिसमें जो अभी अंडर वैल्यू था। उसमें इस तरह यानी आप यानी इस टाइम पीरियड में जरा बड़ा कॉशियस तरीके से और डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो चलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ जगहों पे जिस तरह पहले मैंने बात की थी कि रिजल्ट्स आएंगे, दैट विल बी द बेटर टाइम पीरियड टू डिसाइड योर एलोकेशन। लेकिन जो जिसमें अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ, जस्ट टू बी ऑन अ कंजर्वेटिव साइड और थोड़ा सा सेफ प्ले के लिए, तो जो सेक्टर ज्यादा अभी चले नहीं है तो उसमें थोड़ी बहुत एलोकेशन की जा सकती है कि वहां पे आप रहें। क्योंकि ओवरऑल आउटलुक मार्केट का जो है, जिस कंसेंसस में अगेन दोबारा कंसेंसस की बात करूंगा,
अपने हाउस की बात यानी ठीक है, हमारी फोरकास्ट भी है लाइक 135 इंडेक्स हो जाएगा। हम 135 to 150 फोरकास्ट कर रहे हैं अगले 12 महीनों में। और इस तरह मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेस हैव दीज फोरकास्ट। तो अगले साल के लिए तो ठीक, चीज़ें ठीक है, लेकिन वन शुड बी रेडी फॉर दोज वॉलेटिलिटी। बीच में प्राइसेस जो स्टॉक इंडिविजुअल आइटम्स में काफ़ी यानी वॉलेटिलिटी रहती है, वो टाइम टू टाइम आती रहती है। शेयर प्राइस 10 से 20% गिरने में कोई देर नहीं लगती। तो आप उन सेक्टर्स को देख सकते हैं। तो उसमें हमारे जो उसमें प्रेफर्ड जो हम बाय कॉल या ओवर परफॉर्म सेक्टर है, उसमें हम सीमेंट में भी रिकमेंड कर रहे हैं। फर्टिलाइजर में भी हमारी पॉजिटिव कॉल है। इस तरह देर आर सेलेक्टेड स्टॉक्स इन फार्मास्यूटिकल, सेलेक्टेड स्टॉक्स इन बैंक्स एज वेल। इस तरह ऑटो में भी सेलेक्टेड स्टॉक्स हैं, सिमिलरली सेलेक्टेड स्टॉक्स इन टेक्सटाइल एज वेल। सो यू कैन हैव कम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, जो आपकी अपनी प्रेफरेंस जो भी हो, लेकिन ये है कि अपॉर्चुनिटीज अभी भी अवेलेबल है। और एक साइड पे ना रहें, देयर शुड बी डाइवर्सिफिकेशन इन योर पोर्टफोलियो, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर प्ले आउट करेगा रादर देन स्टेइंग इन वन और टू इंडिविजुअल स्टॉक्स। सर अभी स्ट्रेटजी अपनी प्ले करना चाहते हैं या करेक्शन करके साथ है? सॉरी, आवाज कट रही थी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी हम ओपन प्ले करें या करेक्शन का वेट करें? करेक्शन यूजुअली अभी भी हमने 10 दिन पहले देखा था मार्केट में, 3 दिन में 10% करेक्शन आई। इंडिविजुअल स्टॉक्स ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ज्यादा गिरे थे, तकरीबन 15% तक, और 20% तक भी इंडिविजुअल स्टॉक्स में करेक्शन आई है। सो इट कैन हैपन एनी टाइम। वो उसमें यानी उसको एग्जैक्टली फोरकास्ट करना, इट्स लाइक इट विल नॉट बी अ गुड थिंग, क्योंकि उसको फोरकास्ट बंदा नॉर्मली तरीके से नहीं कर सकता। लेकिन ये कि अपॉर्चुनिटी जिस वक्त भी आए, बाय ऑन डिप, वो स्ट्रेटेजी होना जरूरी है। वन शुड बी रेडी फॉर दैट। आप यानी जरूरी नहीं कि हर वक्त 100% फुली डिप्लॉयड हो। देयर शुड बी सम लिक्विडिटी लेफ्ट आउट फॉर दोज टाइम पीरियड। और वो भी जब आते हैं तो आप जिस चीज में एक्सपोजर लेते हैं, देन एट द सेम टाइम यू रिड्यूस योर एक्सपोजर इन दोज स्टॉक्स विच हैव डन वेल, जिसमें आपका रिटर्न अच्छा है। तो बेहतर यही है कि थोड़ा सा लिक्विडिटी में रहें और बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अवेल करते रहे, तो आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकती है। सर काइंडली सिस्टम का अगर टारगेट बता रहे हैं। सिस्टम की बात कर रहे हैं? जी, सिस्टम का है। जी सर। हाँ, सिस्टम पे भी अगर मैं मेजॉरिटी फोरकास्ट की बात करूं तो इट्स लाइक बिलो फेयर वैल्यू। तो उसमें फोरकास्ट में तो तकरीबन मेजॉरिटी ब्रोकरेज हाउसेस के रिसर्च की जो कॉल है वो बाय है। और उसमें अपसाइड जो बता यानी जो है, वो आपने भी रिपोर्ट्स में देखा होगा। आप उसको भी आप उसी हिसाब से प्ले करें। वो आई थिंक इट शुड डू वेल। उनकी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, पोजीशन किया हुआ है उनकी। यानी जो हम उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और रेवेन्यू साइड पे भी ऑब्वियसली रेवेन्यू साइड पे ग्रोथ है, ट्रांसलेटिंग इनटू बेटर अर्निंग फॉर द कंपनी। तो उस कंपनी में सच कोई नेगेटिव न्यूज सच नहीं है, तो यू कैन होल्ड ऑन टू दैट। थैंक यू सर। PSX न्यू हाई यस्टरडे 10% कैप हुआ, आज भी 10% कैप हुआ है, क्लोज टू 33-34 रुपये पे। सो मार्केट कैप इज अराउंड यानी कल तकरीबन 24.5 बिलियन, उसमें आप 10% लगा लें, इट्स अराउंड 27 बिलियन मार्केट कैप कंपनी हो गई है। तो 29 पे लिस्ट हुआ था, फिर ये 18 में फिर वापस वही प्राइस आई थी 2021 में, एंड इट टुक लाइक 3 years टू बाउंस बैक टू दैट लेवल अगेन। सो अगर देखा जाए तो 2018 से में जब 29 पे लिस्ट हुआ था, और अभी 2024 में 25 में हम आ गए हैं, तो इट हैज टेकन प्रीटी लॉन्ग टाइम फॉर PSX टू रियलाइज इट्स वैल्यू। उस वक्त तो जो भी वजूहात थी प्राइस की, और जिस वक्त ये लिस्ट हुआ तो उसके बाद मार्केट में ओवरऑल एक बेरिश स्पेल चला एक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उसमें इतनी मैं तो कॉल नहीं दूंगा कि इसकी फेयर वैल्यू बेस्ड ऑन कंपनी की अपनी, ये एक लिस्टेड कंपनी है, उसकी अपने अर्निंग्स है, बैलेंस शीट है, हाउ मच डिविडेंड दिस कंपनी कैन पे गोइंग फॉरवर्ड।
उसको इन्वेस्टर देखेंगे। वो तो एक स्पेकुलेटिव बेट हो सकती है कि वो कोई कहे कि वो 100 रुपी जाएगा, वो तो आई वोंट कमेंट ऑन दैट। वजह ये है कि वो 100 रुपी प्राइस मीन के ये 100 बिलियन की मार्केट कैप की कमी हो जाएगी, जो अभी 27 26 27 बिलियन पे है। इतना इंक्रीज आ सकता है कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन ये कि एक हुआ है कि एक शेयर प्राइस जो 29 में लिस्ट 2018 में हुई थी, अभी वो आके 34 पे हुई है। तो इन्वेस्टर्स हैव वेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इन्वेस्टर मीन लाइक उसमें जो अपने शेयर होल्डर, जो चाइनीज शेयर होल्डर थे, उन्होंने बल्क शेयर मेजॉरिटी उनके पास है, और लोकल इंस्टीट्यूशंस के पास है, ब्रोकर्स के पास शेयर्स पड़े हुए हैं अपने। जिन्होंने बेचे नहीं है तो उनके पास पड़े हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने तो पोजीशंस बेच दी थी। तो अभी जो इसका जो शेयर आउटस्टैंडिंग है उसी पे वो होगा। लेकिन ये है कि वो यूजुअली जब नया हाई लगता है तो एटलीस्ट वन कैन एक्सपेक्ट 20% अपसर्ज फ्रॉम दैट लेवल। सो इट्स क्लोज टू दैट अभी। हो सकता है वी माइट सी सम प्रॉफिट टेकिंग गोइंग फॉरवर्ड, और उसमें थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी भी आ सकती है। लेकिन जो प्रीवियस हाई है 29 और 30 का, जो पहले इसका हाई था, वो अब उसकी एक मेजर सपोर्ट रहेगी। इट शुड स्टे अबव, टेक्निकली स्पीकिंग। वहां से ऊपर ट्रेड हो तो इट्स लाइक इन्वेस्टर कैन होल्ड ऑन टू दैट पोजीशन। लेकिन अगर वहां से ये फिर वापस नीचे आता है तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव सेंटीमेंट होगा उसमें। लेकिन नियर टर्म के लिए तो पॉजिटिव है। और लेकिन ये है कि वन शुड नॉट बी स्पेकुलेटिंग कि इसकी प्राइस 100 हो जाएगी। अभी उसमें फिर कंपनी को खुद एज ए नॉर्मल अपनी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिटेबिलिटी, डिविडेंड, वो अपना असेसमेंट करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सही, बिल्कुल। एस खान, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा एक क्वेश्चन था कि एक तो बहुत सारी कंपनीज जिनका मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी करता हूँ, लेकिन समहाउ वो जो है फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं होती, मगर कंपैरेटिवली इनकी शेयर प्राइस ऑल ऑफ अ सडन, आई थिंक ये सेंटिमेंट की वजह से है कि बहुत एक्सट्रीमली हाई हो जाती हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक कंपनी है दाग, DAGG। इट वाज अराउंड 14 13 रुपीज इन अप्रैल में, और अभी इट्स ट्रेडिंग एट 136। तो ये क्या रीजन है? और सिमिलर सिचुएशन विद पेल है क्या? मतलब लाइक पेल की इतनी मैसिव कुछ अर्निंग आई है, या कोई उसकी न्यूज़ है कि मेनी ऑफ द पीपल आर प्रिडिक्टिंग कि यार इट विल रीच 100? तो पेल में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट है या कुछ है? लाइक बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई है? बिकॉज उसकी अर्निंग्स तो इतनी स्ट्रांग तो नहीं है कंपैरेटिवली कि उसका शेयर जो है हिट कर जाएगा 100 को। जी बिल्कुल, उसमें वन शुड बी केयरफुल। जिस तरह पहले मैंने कहा था कि वो उसकी एक फेयर वैल्यू बेस्ड ऑन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रोस्पेक्ट्स क्या है, सबसे पहले तो आप उसको देखें। अब उसमें अभी कौन सा ट्रिगर्स नए आ सकते हैं इस कंपनी के लिए? सिर्फ उनके जो सबसे मेन मार्केट है, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट जो आपके अप्लायंसेस डिवीजन में वो करते हैं, और पावर सेक्टर में जो इक्विपमेंट्स सप्लाई करते हैं, ये दो सेगमेंट है। पावर सेक्टर में अगर अपग्रेडेशन आती है स्पेशली ट्रांसमिशन लाइंस में, और उसमें तो वो उनके लिए एक डिमांड क्रिएट कर सकता है। वो उनके लिए पॉजिटिव। अप्लायंसेस डिवीजन इज हाईली competitive। उसमें तो मैं इस कंपनी पे इतना बेट नहीं करूंगा कि ये बहुत बड़ी अपनी पोजीशन इस सेगमेंट में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वो एक सेगमेंट है। एज फार एज इस फाइनेंशियल्स आर कंसर्न, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि प्रॉफिट तो इस साल इसका कंपेयर टू लास्ट ईयर बेहतर होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात हुई है कि फाइनेंशियल चार्जेस कम हुए हैं, इंटरेस्ट रेट कम आया है, फाइनेंशियल कॉस्ट विल बी लोअर। तो उसका अर्निंग पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो वहां से आएगा। अब इसको मार्केट रेट कितना करती है, दैट डिपेंड्स ऑन ओवरऑल लिक्विडिटी, और इसमें जो शेयर होल्डर है कि वो किस तरह इसको रिटेन रखते हैं कि नहीं रखते। फेयर वैल्यू क्लोज टू मेरे ख्याल में 50 के करीब, ऑफ हैंड तो मुझे याद नहीं है, लेकिन फेयर बुक वैल्यू से ऊपर ये यूजुअली ट्रेड इतना ज़्यादा सक्सेसफुली इसने रिटेन नहीं किया। सो फेयर बुक वैल्यू इज गुड स्टैंडर्ड बेंचमार्क फॉर एनी कंपनी, जहां तक आप उसमें सेफली स्टे कर सकते हैं। बुक वैल्यू से जब शेयर प्राइस ऊपर चली जाती है, फिर आपको उसके डायनेमिक्स को बड़ा क्लोजली देखना होंगे कि व्हाई दिस कंपनी शुड बी ट्रेडिंग एट हायर बुक वैल्यू। क्या उसके डायनेमिक्स इतने स्ट्रांग है गोइंग फॉरवर्ड कि वो आपको एक अच्छी अर्निंग दे सके, और अपनी जो उसकी वैल्यू है उसको वो बढ़ा सके।
तो वो उसको देखना होगा। अब जिस तरह मैंने इसके दो बिजनेस सेगमेंट बताए, उसी पे आपने कॉल करनी है कि वो सेगमेंट में अगर ये रिटेन कर सके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, so that will be good for the company and good for its shareholder। अब अगर वहाँ पे वो पेनिट्रेट नहीं कर पाए और अपनी पोजीशन स्ट्रांग नहीं कर पाए, तो फिर जब अर्निंग रिजल्ट्स आएंगे पीपल विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। अभी इस टाइम पीरियड में आप जरूर जहन में रखें कि अक्टूबर से दिसंबर में मार्केट 42% बढ़ी है, और इस टाइम पीरियड में रिजल्ट्स जो है अभी आपको जनवरी में मिलेंगे, जनवरी फरवरी में। तो ज़रूर नज़र रखें कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रहती है कंपनीज की, तो उस हिसाब से फिर उसमें लोकेट करें। लेकिन जो इतना इन्फ्लेटेड प्राइसेस आपके पास आती हैं, उसके लिए बड़ा ट्रिगर होना ज़रूरी है। और जो आपने दूसरी एक कंपनी का जिक्र किया, आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन उसमें अक्सर यही होता है कि बहुत कम फ्री फ्लोट होगा और किसी ने उसके शेयर्स कॉर्नर किए होंगे और वो खुद ही उसको लेके जा रहे हैं। उसमें कोई फंडामेंटल एज सच अगर कोई चीज़ होती तो पब्लिक नॉलेज में होती, वो अभी तक मुझे तो नज़र नहीं आई। तो जस्ट बिकॉज कि सम पीपल हैव कॉर्नर द स्टॉक और उसको वो पुश कर रहे हैं, अब उस गेम में नहीं पड़ना चाहिए। वो तो आई रिकमेंड एवरीवन कि वो मार्केट में कुछ गेम्स लोग प्ले करते हैं, वो फंडामेंटल ड्रिवन नहीं होती। उन्होंने शेयर्स एक्वायर किए और वो उसके साथ प्ले कर रहे हैं, तो लेट देम डू वट एवर दे वांट टू डू विद दोज शेयर्स। वो पीएसएक्स का काम है कि उसको मॉनिटर करे और उस पर एक्शन ले कि वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जब तक उसके फंडामेंटल्स ना हो आपको, क्योंकि बीइंग अ लिस्टेड कंपनी उनको फाइनेंशियल हर क्वार्टरली देना होते हैं, आपको उसकी बैलेंस शीट देखनी चाहिए, उसकी आपको इनकम स्टेटमेंट देखनी चाहिए। अगर उसकी कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि कंपनी ऑपरेशन में नहीं है, वो उसकी इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी कहीं से नज़र नहीं आती, उन्होंने अपने ऑपरेशन डिसकंटिन्यू की है। सही। सही सर, थैंक यू सो मच। ओके, बट अगेन वही वाली बात है कि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं भी होती तो उनके शेयर्स बहुत हाई चले जाते वो हैं। जैसे बिल्कुल हो फौज सकते हैं, हाँ। फौजी सीमेंट का ईपीएस जो है मैं देख रहा था, दैट वाज नॉट वेरी गुड, लाइक बट स्टिल पीपल आर प्रिडिक्टिंग कि यार वो ऑलमोस्ट ट्वाइस हो जाएगा यहाँ से। तो दिस इज द सिनेरियो एक्चुअली। हाँ बिल्कुल, हाँ एफएफसी में वो सिनारियो स्लाइटली डिफरेंट। वो एक ऐसा लाइक अ लार्ज कॉरपोरेट, और उसके इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आपके पास उसके नंबर्स मौजूद हैं। तो वो एक सेक्टर रीरेट हुआ है, उसमें सारी कंपनी पहले जो है कंपनियां 3 4 5 अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रही थी, वो अब हाई अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रही हैं। तो वो तो दोज प्राइसेस कैन मूव अलोंग विद द मार्केट। लेकिन कोई जो एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज हो जो मार्केट से बाहर उसकी वैल्यूज को लेके जाए, तो उस पर कॉशियस होना जरूरी है। सही। सर अब नेक्स्ट ये कि जो है कल की मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि कल के लिए भी लोग काफ़ी डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो है डेंजरस सिनेरियो है। तो कल की मार्केट के हवाले से क्या आप कहेंगे कि क्या मार्केट की कल रहेगा? आई वोंट कॉल इट डेंजरस सिचुएशन, नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग। अगर कुछ कुछ सेक्टर्स में जो थोड़े से हाई हैं अर्निंग एक्सपेक्टेशंस को लेके चलें। अब अगर आपको एक श्योरिटी है कि ये प्राइस ज़्यादा बढ़ गई और अर्निंग इतनी अच्छी नहीं आएगी इस क्वार्टर में, स्पेशली या हाफ ईयरली में, दिसंबर के रिजल्ट्स, वेदर इट्स क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल रिजल्ट्स, तो उसको देख के चले। और कुछ वो टेक्निकल्स पे ये होता है कि ओवरबॉट लेवल्स हो जाते हैं, पीपल टेंड टू बुक प्रॉफिट्स, और उसके बाद थोड़ी बहुत तकरीबन 10% करेक्शन आ जाती है शेयर प्राइस में। सो इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना। वो 5 से 10% शेयर करेक्शन को हम, यानी ठीक है इंडिविजुअल के लिए पोर्टफोलियो में तो नेगेटिव वो हिट हो जाता है, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में इतना कोई इम्पैक्ट नहीं आता। इट्स अ नॉर्मल प्ले। आप शेयर प्राइस की हिस्ट्री देखें तो यूजुअली ये 10 से 20% वेरिएशन शेयर प्राइस में आती रहती है। सही। और सर क्या देख रहे हैं कि किन किन सेक्टर्स को आप बहुत अच्छा देख रहे हैं और इनमें जो है पोजीशन लेनी चाहिए? किन स्टॉक्स को आप बहुत अच्छा देख रहे हैं कि जो है उसमें इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल है? थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं। जी सर। जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? इज माई वॉइस क्लियर? आपकी आवाज कट के आ रही थी। अच्छा, आप सही है। आपकी तो वॉइस क्लियर है सर। मेरी वॉइस सही है?
जी जी, जी सर, आ रही है मेरी आवाज? अच्छा सर, अब आप मुझे सही हैं। जी लास्ट है, और ये कि किन सेक्टर्स को आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है उन सेक्टर्स में जो है जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पोजीशन लेनी चाहिए, किन आइटम्स को आप सजेस्ट करेंगे कि जो है इनमें जो है इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा पोटेंशियल है? जैसा पहले भी इसमें हमने इसी सेशन में डिस्कशन की, हम्म। अ, यानी आई वुड से कि ठीक है, वो रिजल्ट सीजन इसका विल बी स्टार्टिंग वेरी सून, हम्म। लेकिन जिन सेक्टर्स को आप देख सकते हैं उसमें सीमेंट है, टेक्सटाइल भी, टेक्सटाइल ठीक है, यानी लास्ट फर्स्ट क्वार्टर वाज प्रीटी बैड फॉर ऑल टेक्सटाइल कंपनीज। दिसंबर में भी एक्सपेक्टेशन यही है कि प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, लेकिन सेक्टर में वैल्यू बहुत ज़्यादा है, दे आर हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। और जिस तरह टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड इनकी यानी परफॉर्मेंस भी मेरे हिसाब से तो वो बेहतर होगी, और एक वैल्यू कंपनी में मौजूद है, यानी दे आर ट्रेडिंग एट वेल लो बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहे हैं, अपनी बुक वैल्यू से कई गुना नीचे ट्रेड हो रहे हैं, तो उसमें भी गुंजाइश है। बैंक्स में कुछ सेलेक्टेड बैंक्स आप देखें कि उनमें डिविडेंड भी फाइनल क्वार्टर में कितना आता है, और उसमें आ सकता है, जिसमें मीज़ान बैंक है, एचबीएल है, यानी इन पर्टिकुलर बड़े बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें इस तरह अदर देयर आर स्मॉलर बैंक्स, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फार्मा में कुछ स्टॉक्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है सिमिलरली। सो अक्रॉस द बोर्ड आपको नजर आते हैं, नॉट द होल सेक्टर पर से, कोई ऐसा सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन विद इन द ग्रुप, विद इन डिफरेंट सेक्टर्स देयर आर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। और एफएफसी इन पर्टिकुलर उसके जब रिजल्ट्स आएंगे, एनुअल डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन है, और मर्ज एंटिटी की लोग अर्निंग देखेंगे कि उसकी अब वैल्यू क्या बनती है। इन माय व्यू उसकी वैल्यू अब काफ़ी इन्हांस हो गई है एफएफबीएल के मर्जर के बाद, तो उसमें एक पोटेंशियल डाउन साइड पे अगर डिप में आता है, तो वन शुड बी एक्यूमुलेटिंग और हैविंग रीजनेबली गुड पोजीशन इन एफएफसी। सही। बहुत शुक्रिया सर बशारत आपका फॉर योर वैल्यूएबल डिस्कशन, और आपके टाइम का भी, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहीं पर मैं आज के सेशन से आप लोगों से इजाज़त लूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सर।